नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, अपने पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए मेहनत कीजिए। ठीक है, अभी तक आपने जो देखा, आपका 3 क्लास ख़त्म हो चुका है। किसका? परमाणु संरचना का। ये चौथा है और ये फाइनल क्लास है। ठीक है, आपने रदरफोर्ड मॉडल को देख लिया, उसमें कुछ दोष था। दोष मतलब कमी, तो उसको दूर करने के लिए किसने? बोर ने एक मॉडल दिया, परमाणु मॉडल। उसको क्या बोलते हैं हम? बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर, बोर का पूरा नाम क्या है? नील्स बोर ने 1913 में परमाणु की संरचना के संबंध में, परमाणु का जो संरचना है, बनावट है, उसके संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने जो किया सो किया, लेकिन उन्होंने उसको और ही गहन तरीके से अध्ययन करके अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार, किसके अनुसार? बोर के अनुसार। उसमें बताइए तो क्या कमी था? किसमें? रदरफोर्ड में। बताया था ना, उन्होंने कक्षा निश्चित नहीं किया था। किसने? रदरफोर्ड ने। उन्होंने कक्षा निश्चित नहीं किया था कि भाई इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कैसे रहेगा, वो चीज़ उन्होंने व्यवस्था नहीं बताया था। ठीक है, लेकिन बोर ने बताया। और एक क्या कमी था उसमें, रदरफोर्ड में, जो बताए थे कि वो भी कह रहा था कि उसके क्या बोलते हो, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, कक्षा वाइज घूमता है, कैसे घूमता है उसको पता नहीं था, उन्होंने नहीं बता पाया था। उसके अलावा भी उन्होंने ये नहीं बताया था कि अगर देव उसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके एनर्जी में ह्रास नहीं होता है। तो दूसरे वैज्ञानिक लोगों ने क्या कहा कि उसके एनर्जी में ह्रास होगा तो क्या होगा, वो घूमते घूमते एक बार ऐसा होगा, किस में आके, नाभिक में आके गिर जाएगा। ठीक है, इन्हीं को अच्छी तरह से संशोधित करके किसने प्रस्तुत किया? बोर ने। ठीक है, चलिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, और उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। किसने कहा? बोर ने कहा। ये क्या है? नाभिक को हम हमेशा प्लस देके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है, लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। इसीलिए हम क्या दिखाते हैं? इसको प्लस में दिखाते हैं हमेशा। किसको? नाभिक को। अब देखिए, बोर के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में, यानी कि कक्षा बनाकर क्या करता है? ये घूमता है। पहली कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर दूसरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर तीसरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस तरह से। और सबका ऊर्जा लेवल अलग अलग होता है। ऊर्जा लेवल मतलब सबका क्या बोलते हो, सब, यदि मान के चलिए कि आप पहली कक्षा लेते हैं इसको। ठीक है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऊर्जा लेवल कम होगा। ठीक है, उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, उसके अंदर एनर्जी जो चाहिए उसको घूमने के लिए कम चाहिए। लेकिन जैसे हम उससे दूर जाएंगे तो उसका क्या होगा, जो अगर मान लीजिए आप दूसरी कक्षा में जाएंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा उसको एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। क्यों? उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, बड़ा सर्किल लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्या चाहिए? उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। किस लिए? चक्कर काटने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यानी कक्षाओं की संख्या जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, केंद्र से ऊपर की ओर, पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर तीसरा, इसमें भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उसको चक्कर काटने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कुछ निश्चित ऊर्जा वाले, बोले ना, कुछ निश्चित ऊर्जा वाले, इसमें कुछ अलग निश्चित ऊर्जा है, इसमें कुछ अलग निश्चित ऊर्जा है, इसमें कुछ अलग निश्चित ऊर्जा है। वृत्ताकार कक्षाओं में, वृत्ताकार मतलब जो गोलाकार का है ना, में घूमते हैं और उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। उसमें जो ऊर्जा होता है ना घूमने का, उसी ऊर्जा से हमेशा वो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है। यदि आप सोचें कि यदि ऊर्जा का ह्रास हो जाए तो क्या होगा? ले देके कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में। क्यों गिरेगा? क्योंकि नाभिक में धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा? खींच लेगा। यही चीज़ रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, जिसकी वजह से उसमें कुछ कमी पाया गया, तो उसको फिर संशोधित करना पड़ा। संशोधित किसने किया? बोर ने किया। ठीक है, चलिए, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं। इन कक्षाओं को आप जो है ना ऊर्जा स्तर कह सकते हैं या फिर ऊर्जा सेल कह सकते हैं। सेल मतलब कक्षा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद सकता है। कह रहा है कुछ ऐसा कंडीशन आ सकता है कभी कि इलेक्ट्रॉन है ना एक कक्षा से दूसरे कक्षा में
कूद सकता है। कूद मतलब जंप कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपका क्या है, ये आपका पहला कक्षा है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, चौथा भी होगा, जो भी हो। इसमें क्या होता है कि कूद सकता है। ठीक है, अब देखिए कैसे कूद सकता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से, आंतरिक मतलब जो केंद्र की ओर रहेगा, नजदीक कक्षा, उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक कक्षा। जो केंद्र से दूर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे बाहरी कक्षा। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है, यानी कि पहला से यदि वो दूसरा में कूदेगा, किससे, पहला से दूसरा में कूदेगा। ठीक है, तीर मार दिए ना, पहला से कितने में जाएगा, दूसरा में जाएगा, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब बोलिए ऊर्जा का अवशोषण क्यों चाहिए। अब बताइए, पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, गोल कर दिया मैं, इसमें जो घूम रहा था उसको घूमने के लिए कम एनर्जी चाहिए था, तो वो अपना कम एनर्जी के साथ घूम रहा था। लेकिन अब जैसे ही हम इसको दूसरी कक्षा में कूदाएंगे, इसको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए घूमने के लिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो हम बाहर से हमको देना पड़ेगा, तभी वो दूसरी से तीसरी, पहली से दूसरी कक्षा में, यानी कि आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूद सकता है। समझ में आया, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना चक्कर लगाने के लिए, तो उसको वो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अवशोषण कैसे करेगा, तो हमको बाहर से देना पड़ेगा उसको ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब वही बोल रहा है, किंतु जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वही बोल रहा है, यदि आप बाहरी कक्षा से, मान चलिए तीसरी से दूसरी में कूदाएंगे, ठीक है, तीसरी से इलेक्ट्रॉन को दूसरी में कूदाएंगे, तो क्या होगा, तीसरी वाले जब तीसरी कक्षा में घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या था, उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ घूम रहा था। अब दूसरा में तो उतना एनर्जी चाहिए नहीं, तो क्या करेगा, वो अपना ऊर्जा को पहले क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, उसको निकाल देगा बाहर, उसके बाद दूसरा में जाएगा। दूसरा कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा चाहिए था ना घूमने के लिए, उतने के बराबर वो रख लेगा, बाकी क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, यानी कि बाहर निकाल देगा, यानी कि हीट के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, बोर का परमाणु मॉडल। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको अच्छी तरह से। देखिए अब इसमें क्या है ना, कक्षा वाइज नाम भी रख दिया गया है। पहले कक्षा क्या नाम रखा गया है, ऐसे पहले एक बार बता रखा हूं मैं आपको। ठीक है, ये सब तो अच्छी तरह से बता रखा हूं, आप लोग तो इसमें मास्टर हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। KLM, उसके बाद जो और कक्षा होगा उसका नाम क्या रखेंगे हम, N। ठीक है, KLMN। पहली कक्षा का क्या नाम रखा गया, K, दूसरा का L, तीसरा का M, चौथा का N। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसको जो ना नोट कर लीजिए, और जैसे मैं फिगर बनाया ना, अभी फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ऐसे पहले भी बता रखा हूँ, फिर बताता हूँ। इसमें आपको शायद पता होगा कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पता है, इसका एक फार्मूला दिया है। क्या है, क्या फार्मूला है, उस आधार पे ये सेट खाता है। कौन सा फार्मूला है, 2n²। सेल या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2n²। इसका मतलब क्या हुआ, यदि के कक्षा मतलब पहली कक्षा में हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2n²। n जहाँ क्या था, कक्षा की संख्या, अगर यदि पहली कक्षा लेंगे तो क्या हो गया, 2 गुना 1 पर स्क्वायर, तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। किसमें, इतना ही जगह है, किसमें, पहली कक्षा में, इससे ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। ठीक है, समझिएगा बात को। जो दूसरी आपकी जो पहली कक्षा है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इससे ज़्यादा इसमें आ ही नहीं सकता, इतना ही जगह है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, KL में 2n² बराबर 2 गुना 2², कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4 होता है ना, 2 पर स्क्वायर, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8। पहला में 2 होगा, इसको हटा देते हैं कक्षा को, पहला में कितना हटेगा, 2, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए ना। चलिए अब तीसरा में देखते हैं, KLM 2 गुना 3²। तीसरा बोले तो n लिख देते हैं, 2 गुना 3², तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18,
इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिएगा। अब आप ही बताइए, 18 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। मुझे पता है, सब आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना फिर से। अगर किसी के दिमाग से स्किप हो गया हो तो कम से कम रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है? और इससे एक फ्लो भी बन जाएगा कि आपने परमाणु संरचना में ये ऐसे ऐसे पढ़ा, ठीक है? हम आपको पहले बेसिक क्लास पढ़ाए थे, याद है? बेसिक क्लास में ये सब पूरा कवर किए थे। क्यों? वो चीज़ आपको दोबारा तेबारा जब मिलेगा आगे ना, अरे आपको लगेगा सब तो कुछ नहीं, ये सब तो पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम पहले आपको बेसिक में अपने मन से अपने तरीके से 5 क्लास में बेसिक आपका कंप्लीट किए थे, जो कि लगभग पूरा का पूरा केमिस्ट्री उसमें आ जाए, ठीक है? अब उसके बाद उसको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अब चौथा में देखते हैं, KLM N2 गुना N की जगह क्या हो जाएगा? 4 पर स्क्वायर, 4 चौक 16 दुना 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन रखने की उसमें कैपेसिटी है। अब चलिए अब एक एक करके सबका जो है ना वो देखते हैं, क्या बोलते हैं परमाणु मॉडल। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, ये बोर का जो परमाणु मॉडल है ना, इन्होंने भी जो दिया था, बोले थे ना कोई कितना भी होशियारी कर ले कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, कोई कितना भी विद्वान हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। और समय के साथ जब वैज्ञानिक लोग अच्छे अच्छे आते हैं, उस पर ज़्यादा गहन अध्ययन होता है उसके आगे, तो उसकी कमी को पकड़ा जाता है और उसके बाद उस पर और आगे अच्छी तरह से काम किया जाता है। अब इसमें क्या क्या मिस्टेक हुआ था बोर में? ये इन्होंने बोला था भाई ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है? उन्होंने कह दिया, बोला ठीक है, लेकिन ये शुरू के 18 जो परमाणु है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से जो 18 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 18 प्रोटॉन परमाणु हैं, उन्हीं पे लागू होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, बोर ब्यूरी सिस्टम थोड़ा सा फेल हो जाता है। इन्हीं को यूज करते हैं इसी सिस्टम को, लेकिन थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है सिस्टम, ठीक है? तो इसलिए यदि पूछिएगा कि कितना परमाणु तक, तो 18 परमाणु तक, ठीक है? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, ठीक है? अभी जो मैं आपको बता रहा था शायद आपको नहीं समझ में आएगा, उसको अच्छी तरह समझाने के लिए देखिए, एक अच्छे टीचर का क्या लक्षण होता है, हम जो बोले आप समझे कि नहीं समझे, हमको उस चीज़ का एहसास होना चाहिए। यदि हमको एहसास हो गया कि आप वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं उसको अच्छी तरह समझाऊंगा। यदि हमको वो चीज़ का एहसास ही नहीं हो तो फिर कैसे पता चलेगा? मैं जो बोल दिया, मैं ऑनलाइन हूँ, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है? अभी मैं आपको कुछ बोल रहा था, देखिए उसमें क्या था, प्रारंभ के 18 तत्वों की परमाणुविक संरचना को इस बोर ब्यूरी योजना द्वारा समझा जा सकता है। शुरू का जो आपका 18 तत्व है ना, नहीं था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन था ना, शुरू का 18, उसी पे ये बोर ब्यूरी सिस्टम लागू होता है। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा फेल हो जाता है, ठीक है? चलिए वो कैसे होता है इसको समझाने के लिए मैं तो पूरा का पूरा क्या बना रखा हूँ आपके सामने, पहले ड्रॉ कर लिया, जो कि टाइम आपका बचे, बस आपको समझना है अच्छी तरह से। चलिए, और दूसरी बात है आपको याद रखना है, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, चाहे कोई भी परमाणु हो, ठीक है? कोई भी परमाणु हो, जब लास्ट में उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेगा, अधिक से अधिक 8 ही तक बच सकता है, ना तो उससे ज़्यादा कभी बच ही नहीं सकता। उससे कम रह सकता है बाहरी कक्षा में, लेकिन उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? चलिए सबसे पहले एक हाइड्रोजन का देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले बीच में हम क्या लिए, ये नाभिक, पहले बता रखो नाभिक। अब इसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? एक नोट भी यहाँ लिख देता हूँ, आपको कहीं भूल गए हो तो, के में 2, एल यानी के मतलब पहला, दूसरा में 8, KLM, तीसरा में 18, चौथा में 32, यही बताए थे ना, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा, इसलिए लिख दिया हूँ। पहला में 2 आ सकता है मैक्सिमम। और हाँ एक बात, ये सब पहले भी बता रखा हूँ, ठीक है? ऐसा ना सोचिएगा सर दोबारा बार बार क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि आपका माइंड बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो और अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है? और ऐसी बात नहीं कि मैं फालतू के बेवजह बता रहा हूँ। जितना बार आप किसी चीज़ को रिवीजन करोगे ना, पढ़ोगे ना, आपका दिमाग क्या होगा, क्लियर होगा, वाइड होगा, ठीक है? चलिए पहली कक्षा में कितना आ सकता है, ये 2, लेकिन हमको हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसमें 1 ही रहेगा, ठीक है? तो 1 हो गया, समझ में आया? इसका जो कक्षा है पहले कक्षा में 1 ही रहेगा, दूसरा भी आ सकता है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं है। इसका मतलब क्या है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अंदर में भी कितना होगा, 1 प्रोटॉन होगा, यहाँ तक समझ गए? अब दूसरा चलते हैं, हीलियम।
हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 1 2, उसके बाद हमको जरूरत है भरने का, दूसरी कक्षा लेने की जरूरत है पहली कक्षा के बाद नहीं है। क्यों कि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या कर लिया, क्या अच्छी तरह से फिल कर दिया। अब चलिए देखते हैं लिथियम को। लिथियम में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। पहला में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, यहाँ 2 लिख देते हैं। और इसमें क्या है, उसके बाद दूसरा में 1, तब ना 2 1 3 होगा। दूसरा कक्षा को क्षमता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, लेकिन क्षमता रहने से क्या होगा, जबकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अरे समझ में ना। चलिए तो इसमें क्या कर दिया, बाहर में 1, तो कितना हो गया, 2 और 1। इसका समझना यही हुआ ना, 2 और 1, पहला में 2 दूसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम का देखते हैं, पहला में 2 दूसरा में 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 2 क्या होता है, 10 होता है। अब फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे में कितना आएगा, 1 ही चाहिए हमको। क्यों 1 चाहिए, 2 8 10, हमको टोटल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 11। तो कितना हो गया, 2 8 1, कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 11 आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना। सबसे पहले अंदर से भरना शुरू करते हैं, ठीक है, आंतरिक से, आंतरिक कक्षा। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाहर की ओर आते हैं। आ रहा है समझ में। लेकिन बाहरी कक्षा में कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 भी हो सकता है, 8 तो 8 भी हो सकता है, लेकिन 8 से ज़्यादा 9 कभी बाहरी कक्षा में हो ही नहीं सकता। बाहरी कक्षा मतलब इसका बाहरी कक्षा क्या हुआ, ये हुआ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसका बाहरी कक्षा कितना हुआ, ये हुआ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन का, पहला में कितना आएगा, 2, दूसरा में 8 8 2 10, तो बाहरी में कितना देना पड़ेगा हमको, 7। 8 2 10 1 7 होता है ना, सॉरी 8 2 10 7 17 होता है। तो क्या हो गया आपका क्लोरीन का ये परमाणु संरचना तैयार है। इस तरह का परमाणु होता है कि इसका क्लोरीन का, 2 हो गया, 8 हो गया, लास्ट में 7 हो गया बाहरी कक्षा में। समझ में आया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस सब को एक बार देखने के बाद आप निष्कर्ष निकाल पाओगे कि ये क्या कह रहा है, ये लाइन, ठीक है। एक लाइन 2 ही लाइन का है ये, लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको एक एक करके सबका बता रहा हूँ। आर्गन, आर्गन में क्या, पहला में 2 आएगा, दूसरा में 8, उसके बाद 8 2 10 8 18, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिस तरह से बोर ने कहा था कि अंदर से भरते हुए जाना चाहिए, तो पहला में सही भाई 2 है, दूसरा में कितना है, 8 मैक्सिमम आ सकता है, तो 8 हो गया। उसके बाद अब इसमें रखने की कैपेसिटी नहीं, जगह नहीं है, तो किस में जाएगा, अगला कक्षा में जाएगा, उसके और बाहरी वाला कक्षा में, तो तीसरी कक्षा में ले गए, कितना ले गया हम, 8, तभी तो 8 2 8 18 हुआ। ये किसका हुआ, आर्गन का हुआ, 2 8 8, ठीक है। अब पोटेशियम का देख लेते हैं। पोटेशियम में भी क्या होगा, पहले में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 2 10, 8 2 कितना होता है, 10। उसके बाद इसमें तीसरा में कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 8 2 10 9 19, 9 होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता रखा हूं कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हम कितना 9 हो गया। तो अब कन्फ्यूजन आ रहा है, अगर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो इसमें 9 कैसे भर दें, तो 9 नहीं भराएगा, ठीक है। तो अब कितना भरेंगे भाई, इसका सिस्टम क्या है। बोर ब्यूरी ने कहा था कि पहला में 2 आएगा, दूसरा में 8, तीसरा में 18 आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर 8 2 10 18 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, नहीं होगा। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, 28 हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। अब क्या करें, एक्चुअल में रियल में जब आगे इस पर गहन अध्ययन किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, देखा गया, तो उसमें क्या पाया गया, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन, जो इसके जस्ट पीछे वाला है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है तीसरी कक्षा में। ऐसा नहीं कि हम 9 देंगे, 9 कभी नहीं आ सकता, नहीं तो, क्योंकि बाहरी कक्षा में 9 तो हो ही नहीं सकता, 8 से कम में रहेगा। इसलिए जो इसके पीछे वाला कक्षा है ना, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम है, उतना ही इलेक्ट्रॉन तीसरा में है। और फिर चौथा में कितना आ जाएगा, 1 लास्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। कहने मतलब क्या हुआ, इसका परमाणु संरचना क्या हुआ, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, यानी तीसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा में 1। आई बात समझ में। यानी कि पोटेशियम के बाहरी कक्षा में कितना, मतलब कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बोर ब्यूरी के अनुसार चलेगा कितना होगा, 9 हो जाएगा।
इसलिए कहता है कि प्रारंभ के 18 तत्वों की परमाणुिक संरचना को, प्रारंभ के 18 तत्व तक ही परमाणु संरचना को इस बोर-ब्यूरी योजना द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, इस बोर-ब्यूरी योजना जो दिया हुआ है 18 तक ही समझा जा सकता है, उसके बाद ये बेचारा फेल कर जाता है इसका सिस्टम। जब इस पर और गहन अध्ययन किया गया तो ऐसा नहीं पाया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या सिस्टम पाया गया, जो इसके अंदर वाला कक्षा है ना, इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रख देते हैं, उसके बाद इसमें एक डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह सब आगे बनेगा। अब मान चलिए कैल्शियम का, इसमें भी क्या होगा, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना होना चाहिए, 8 2 10, तीसरा में 10 होना चाहिए। 10 के लायक उसमें जगह है, 10 की जगह है, लेकिन 10 हो नहीं सकता। क्यों कि बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी क्या ले लेते हैं, 8 लेते हैं और लास्ट में इसमें 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका परमाणु संरचना किसका, कैल्शियम का। यानी कि बोर-ब्यूरी जो है ना यहीं तक काम करता है, 18 तत्वों तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो फेल कर जाता है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसी में एक चीज़ और समझा देते हैं, पहले भी बता रखा हूँ फिर बता रहा हूँ। देखिए, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आपकी जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, संयोजी, सुमनस्वा योका जोदर्गी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब बताइए, अब बोलेंगे हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही तो बाहरी कक्षा में, तो 1 हो गया। हीलियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 हो गया। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा। यानी कि जो बाहरी कक्षा में उसको क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, जैसे आर्गन, आर्गन बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन लेके डैश लिख दीजिए कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए संयोजकता देखते हैं, संयोजकता क्या होता है। मैं आपको बताया था अभिक्रिया कैसे होता है, बताया था ना कैसे होता है अभिक्रिया। मान के चलिए नमक बनाएंगे हम, तो किसको किसको मिलाना पड़ेगा, नमक का अनुसूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करता है, तो वो चीज़ को हम दिखाते हैं। थोड़ा सा पहले भी बता रखा हूँ, फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि परमाणु संरचना का एक पार्ट है NaCl। इस Na के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। आप याद रखिए कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। आप याद रखिए कि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया का एक टारगेट होता है, सिस्टम होता है, वो अपना अष्टक पुराना चाहता है। अष्टक का मतलब क्या हुआ कि उसके बाहरी कक्षा में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अभिक्रिया करने के बाद जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, वो किसी के साथ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बना लेता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम में क्या है, उनसे पहले 1 से पहले उसमें 8 है ना। अब देखिए, जब यह अभिक्रिया करेगा या फिर इसके बाहरी कक्षा में 8 होना चाहिए और या फिर इसके बाहरी कक्षा में, दोनों की बाहरी कक्षा में 8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी किसी में नहीं है। अब क्या करेगा, क्लोरीन इसको 7 दे देगा, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कंडीशन कि सोडियम है ना, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। सोडियम किसको दे दे, क्लोरीन को, तो क्या हो जाएगा, इसके बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या स्थिर हो जाएगा। अब लेकिन कौन किसको देगा, ये कैसे तय होगा, आप खुद सोचिए। जिसके पास, मान के चलिए हम बाजार जा रखे हैं, ठीक है, 2 दोस्त बाजार जा रखे हैं, एक के पास 90 रुपया है, एक के पास 10 रुपया है। अब आप ही बताइए, कोई ऐसा चीज़ पसंद आ गया जिसका कीमत कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, यदि मान के चलिए कि दोनों को पसंद आ गया, ठीक है, वो सामान 100 रुपया वाला किसको पसंद आ गया, दोनों को पसंद आ गया, तो कौन लेगा। पहला वाला के पास कितना रुपया था,
90 रुपया, दूसरे वाले के पास 10 रुपया। तो लोग क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो 10 ही रुपया है, तेरे पास 90 रुपया है, अधिकार बनता है तुम्हारा कि तुम ही ले लो भाई, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास 90 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है। तो क्या करेगा, जिसके पास कम है वो ज़्यादा वाला को दे देगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा आता है वो उस सामान को खरीद लेगा, यही होगा ना। उसी तरह से यहाँ भी लागू होता है। यहाँ पर क्या है, सोडियम के पास बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितना है बाहरी कक्षा में, 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सोडियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8। एक तो खत्म हो गया ना, तो 8 बचेगा, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं होगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो क्या हो गया, ये दोनों मिल के एक नया यौगिक बना लेता है, जिसका नाम क्या बोलते हैं, उसका नाम रखा गया स्वाद के अनुसार, उसका नाम नमक रखा गया, जो कि आप लोग प्रत्येक घर घर में खाते हैं, स्वाद के साथ खाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, तो यानी कि जो मतलब कि इसको कितना चाहिए, कितना इसको दे रहा है, 1 दे रहा है, और ले कितना रहा है, ये 1 ले रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम, संयोजकता। तो यहाँ सोडियम का संयोजकता कितना हुआ, 1, क्योंकि ये 1 दे रहा है और जो लेने वाला है वो कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। तो क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा बताओ धातु किसको बोलते हैं, धातु और वो धातु बताए थे ना, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, धातु। याद है कि भूल गया भाई, 1 2 3, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे, कुछ भी रहे, उसको क्या बोलेंगे, धातु। वो धातु किसको बोलेंगे, जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 तक इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे, वो धातु। और जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो भी बताए थे, उपधातु, ठीक है। अभी बस आप नॉर्मली मोटे तौर पे बता रहे हैं, समझाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए पीछे से। ये क्या हो गया, जो अधातु होगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेगा, क्या करेंगे हम, इसको 8 में घटाना पड़ेगा। यदि उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, 8 में 5 घटाएंगे, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 3 हो जाएगा, किसका, अधातु का। जैसे कि इसके बाहरी कक्षा में कितना था, 7 था, तो इसको 1 चाहिए था, तभी तो बनेगा ना, वो पूरा कर लेगा अष्टक, जितना उसको अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए, किसको, अधातु को। क्लोरीन क्या है, अधातु है, तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो 1 क्या है आपका, संयोजकता है, ठीक है। उसी तरह से सोडियम कितना, धातु क्या करेगा, जितना वो देगा उसको क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। धातु का क्या हो जाएगा, 1 2 3, संयोजकता कभी भी है ना 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 4 से कम ही हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। कुछ समझ में आया, देखिए परमाणु एक ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का ही परमाणु रहेगा, लेकिन वो भी प्रकृति में कुछ ऐसा तत्व है जिसका क्या होता है ना, परमाणु संख्या समान रहेगा। परमाणु संख्या समान का मतलब क्या हुआ कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होगा, वही रहेगा, लेकिन क्या होता है, कार्बन का ही परमाणु रहेगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान संख्या है अलग अलग हो जाता है। द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से क्या होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान अलग हो जाता है। कार्बन का वही परमाणु है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे है तत्व है जिसका क्या है, प्रकृति में अलग अलग टाइप का है, समझ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कार्बन का देख लीजिए, कार्बन 12 और 6, इसका मतलब क्या है, ये कार्बन का परमाणु है, ये भी कार्बन का परमाणु है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो कि C12 इसको बोलते हैं, C12 समस्थानिक, इसको बोलते हैं C14 समस्थानिक। इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। कैसे, आपको पता है ना, जब ये सिस्टम होता है लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि नीचे वाला परमाणु संख्या कहलाता है। परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, और जब ये ऊपर में होता है 12, तो 12 क्या कहलाता है आपका, परमाणु द्रव्यमान। तो 12 में जब 6 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना, इसमें 6 है, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 8 है। तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन अलग अलग हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन अलग अलग होने की वजह से, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने की वजह से परमाणु द्रव्यमान इसका क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। ये कुछ ही तत्वों के साथ घटता है, सभी तत्वों के साथ नहीं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान, परमाणु संख्या क्या होगा, सबका समान होगा। देखिए इसका 1
एक है, इसका 17 है, इसका 17 है, लेकिन किंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या यहाँ 35 है, यहाँ 37 है, यहाँ द्रव्यमान संख्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना था 12, तो यहाँ 14 था। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, वो तत्व क्या है, समस्थानिक है। ठीक है, चलिए इसमें से जो एक महत्वपूर्ण होता है ना, जैसे कि क्लोरीन में जो 35 वाला परमाणु द्रव्यमान है ना, इसी को लेके हम आगे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका रेयर केस में कहीं कहीं यूज होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको अभी तक हाइड्रोजन में क्या बता रहे थे कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, बताए थे ना, बताए थे। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, उसमें क्या देखते हैं, एक में तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है। इसमें कितना न्यूट्रॉन है, 1 है। एक न्यूट्रॉन है ना, 2 में गया, एक न्यूट्रॉन है। इसमें कितना है, 2 न्यूट्रॉन है। ये रेयर केस वो है, क्या बोलते हैं, तत्व है हाइड्रोजन का ही समस्थानिक। ये बहुत कम होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका क्या बोलते हैं प्रकृति में, वो ये ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें क्या किया गया, इसका नाम भी रख दिया गया है, जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, यानी कहने का मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, उसका उनका नाम क्या रखा गया, हाइड्रोजन या प्रोटियम। ठीक है, और जिसमें 2 जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है, उसका नाम क्या रखा गया, ड्यूटीरियम। ठीक है, और जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 3, उसको क्या रखा गया, ट्राइटियम। ट्राई मतलब 3, ट्राइटियम। ड्यूल होता है, ड्यूल मतलब 2, ड्यूटीरियम। ऐसा में समस्थानिकों के कुछ उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यूरेनियम आपको पता है टोटल तत्व कितना है, 118। उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो समस्थानिक में पाया जाता है। ठीक है, कुछ ही तत्व हैं, सारे नहीं हैं, कुछ है। ठीक है, उसमें से एक यूरेनियम भी है, दूसरा क्या आयोडीन है, कार्बन है, कोबाल्ट है, इसके पहले भी बताया था, हाइड्रोजन था, वो सब क्या था, समस्थानिक पाए जाते हैं। उनके समस्थानिक पाने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु एक ही रहेगा, कार्बन का ही रहेगा, लेकिन दोनों क्या होगा, अलग अलग परमाणु होगा। एक में क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कुछ होगा, दूसरों में न्यूट्रॉन की संख्या कुछ होगा, किंतु उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, बिल्कुल ही बराबर होगा। ठीक है, दोनों में बस न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, समस्थानिक। यदि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो गया तो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका, यानी कि द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने की वजह से। ठीक है, चलिए अब कुछ समस्थानिकों के उपयोग देख लेते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक, ठीक है, देखिए क्या छूट गया ना, यूरेनियम के एक समस्थानिक U235। यूरेनियम का 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है U234, U235, U238। प्रकृति में, किसमें बोल रहा हूँ मैं, प्रकृति में। अभी पता है बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि लैब में भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कृत्रिम तरीके से, यानी कि मानव निर्मित हो रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति में जो पाए जाते हैं 3 ही पाए जाते हैं यूरेनियम। कौन कौन सा, U234, U235, U238। ये क्या है आपका, इसका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान दिखाता है। इसमें जो U235 है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, परमाणु भट्टी में। यदि उसको हम विस्फोट करने के लिए छोड़ दें ना, आग लगा के किसी भी तरीके से, वो आगे जब उसका चैप्टर आएगा ना तो अच्छी तरह से बताऊंगा कैसे जो है ना न्यूट्रॉन्स उसमें प्रहार किया जाता है। ठीक है, वो तो आगे की बात है, पहले इतना समझना है। उसमें से U235 ऐसा है कि यदि उसको हम विस्फोट करने के लिए छोड़ दें तो वो कंटिन्यू रूप से है ना क्या होता है, विस्फोट होते ही रहता है। इसी की सहायता से हम क्या बनाते हैं, परमाणु बम भी बनाते हैं। क्या है ना, इसका 1 kg भी आप ले लीजिएगा ना, 1 किलो मात्र यूरेनियम 235 इतना ही होगा ना। इसको आप विस्फोट होने के लिए छोड़ दो तो पूरा आपका जो है ना क्या बोलते हो, पटना शहर को चपेटे में ले लेगा, लपेटे में। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये 1 फूटता है, फिर उससे 3 निकलता है, फिर वो 3 फूटता है, फिर उससे क्या 3 निकलता है। ये बात की बात है। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा अच्छी तरह से। बस इतना समझना है कि इसका उपयोग किसमें होता है, विस्फोट करने में, यानी कि आग उत्पन्न करने में। तो देखिए यूरेनियम के एक समस्थानिक U235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, परमाणु भट्टी क्या होता है, जहाँ की बिजली उत्पन्न होता है। हम लोग जो बिजली उत्पन्न करते हैं कैसे करते हैं, मूलतः 3 या 4 तरीके से करते हैं। कौन कौन सा, एक जो होता है आप देखते हैं कोयला जलाकर, वो होता है ना। एक दूसरा होता है पानी गिराकर, टरबाइन पे क्या करते हैं, पानी गिराते हैं तो घूमता है, तो उससे मोटर घूमता है, अल्टरनेटर, तो उससे करंट निकलता है। तीसरा क्या होता है, भट 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 नहीं देते शादी ब्याह में, जनरेटर, डीजल जला के, डीजल इंजन लगा के, 3 हो गया। चौथा क्या आपका
परमाणु भट्टी, उसमें क्या करते हैं, कोयला ना जला के क्या जलाते हैं हम, यूरेनियम जलाते हैं, ठीक है, U-235। उससे क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी निकलता है, तो उसको पानी गर्म करते हैं, उसी पानी की गैस के वाष्प के प्रेशर से टरबाइन घूमता है। ये सब बड़ा अच्छी तरह से बताऊंगा आगे, ठीक है। बस इतना समझना है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक U-235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु भट्टी का उपयोग कहीं कर लीजिए, चाहे बिजली उत्पादन में कर लीजिए या लोहा गलाने में कर लीजिए, कहीं कर लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। जो कैंसर होता है ना बीमारी, उसमें किसका समस्थानिक उपयोग करते हैं, कोबाल्ट का। इसको ध्यान में रखिएगा, इसे पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दूसरा, घेगा रोग में आपको पता है आयोडीन का उपयोग होता है, किसका, आयोडीन के समस्थानिक का। ऐसे बोला जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा एग्जाम में कि घेगा रोग के क्या बोलते हो, इलाज में किन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही पूछता है, तो उसमें क्या बस आयोडीन बोल देते हैं। यदि बोलेगा किसके समस्थानिकों का, कार्बन के, किसी के, किसका, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है, ठीक है। अब कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग हम लोग जो अभी तक पढ़े थे, कार्बन का किसका ले रहे थे, जिससे कि MU निकाले थे, C12 ले रहे थे, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना था, 12, ठीक है, का उपयोग जीवाश्म की उम्र जानने के लिए किया जाता है। यहाँ पर C14 जो उसका समस्थानिक होता है कार्बन का, उसका उपयोग जीवाश्म की उम्र जानने के लिए किया जाता है। जीवाश्म क्या होता है, जो धरती के नीचे बहुत दिन से पड़ा हुआ है या ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखिए बहुत पुराना पदार्थ। अभी जैसे कि मान के चलिए आप गए कहीं पर, देखिए बहुत बड़ा पहाड़ है, अब इसका उम्र पता करना है, या फिर बहुत लकड़ी कटा हुआ रखा हुआ है बहुत दिन से, इसका उम्र पता करना है, किसकी सहायता से, C14, जो कार्बन का जो समस्थानिक है C14, उनकी सहायता से हम क्या पता लगा सकते हैं कि इतना साल पहले उसको काटा गया था या वो जन्म लिया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संभारिक, जस्ट उसका उल्टा, किसका, समस्थानिक का। समस्थानिक में क्या था, परमाणु द्रव्यमान समान था, सॉरी परमाणु संख्या समान था, परमाणु द्रव्यमान क्या था, भिन्न भिन्न था। इसमें क्या होगा कि परमाणु द्रव्यमान समान होगा और परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग तत्व होगा। उसमें क्या था, एक ही तत्व था, नहीं था, कार्बन था तो कार्बन ही था। अब इसमें जब परमाणु संख्या ही अलग हो गया तो क्या हो गया, उसका तत्व भी अलग हो गया, नहीं हुआ। चलिए देखिए, वैसे तत्वों जिनका परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, परमाणु संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो संभारिक कहलाते हैं। जैसे देखिए, आर्गन का क्या होता है, Ar, परमाणु संख्या 18 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 19 होता है। और इसका कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं, आर्गन का जब परमाणु द्रव्यमान आप देखिएगा ना कितना होता है, 40 होता है। पोटेशियम का भी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, तीनों अलग अलग तत्व है लेकिन सबके परमाणु द्रव्यमान क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, संभारिक, समान भार, तीनों का भार क्या है, यानी द्रव्यमान क्या है, समान है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समभारिक बोलेंगे, ठीक है। अब एक है समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, उसको बताता हूँ। समन्यूट्रॉनिक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, समन्यूट्रॉनिक, सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, जिन तत्वों का न्यूट्रॉन क्या हो, बराबर हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, समन्यूट्रॉनिक। देख लीजिए, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। अलग अलग तत्व है, हो सकता है कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, सोडियम हो, अलग अलग है, लेकिन क्या है, उनका न्यूट्रॉन, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या है, सबका बराबर हो, चाहे जो भी सब न्यूट्रॉनिक होगा, किंतु द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। यदि ऐसा कोई तत्व मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उदाहरण के साथ, 3 लेते हैं जो कि समन्यूट्रॉनिक है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें देखते हैं परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6, आपको पता है, अच्छी तरह से पता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, पता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इनका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, कार्बन का 14 होता है, ये भी पता है आपको। नाइट्रोजन का 15 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये चीज़ पता नहीं है तो मैं आपको जो लिस्ट दिया हूँ ना उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। इसलिए बोला था ना कि जब तक उसको आप अच्छी तरह से याद नहीं कीजिएगा आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा, तो इस सब क्या होगा, समझ में आपको दिक्कत आएगा। यदि आपने याद किया होगा तो लगेगा ये तो ईजी है, ठीक है, और ईजी है भी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8 होगा। 14 में 6 गया 8, 15 में 7 गया 8, 16 में 8 गया 8, यही होता है ना। द्रव्यमान संख्या में
परमाणु संख्या घटा दीजिए, क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए अब देखिए, तीनों क्या देख रहे हैं, तीनों का न्यूट्रॉन संख्या क्या है? बराबर है तीनों में। कार्बन का जितना न्यूट्रॉन संख्या नाइट्रोजन का उतना ही, ऑक्सीजन का उतना ही। जब तीनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? ये सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाएंगे। कौन कौन? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आया समझ में? चलिए यहाँ तक क्लियर। एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ ऐसे अपनी तरफ से। मान के चलिए क्लोरीन है ना, क्लोरीन पे माइनस है। यदि इसमें पूछे कि क्लोरीन में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, क्या बताइएगा? और कितना प्रोटॉन है, आप क्या बताओगे? देखिए माइनस का मतलब क्या हुआ? इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। क्लोरीन में तो पहले से 17 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है आपको, क्योंकि परमाणु संख्या 17, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 17 है। तो 17 और एक बाहर से आया, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन प्रोटॉन तो नाभिक में होता है, नहीं होता है, वो तो चेंज नहीं होता। तो वो क्या है आपका? 17 का 17 ही है। यदि पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना होगा? 18। यदि आपसे पूछा जाए प्रोटॉन कितना है, क्या बोलिएगा? 17। आया समझ में? चलिए यहाँ तक था आपका परमाणु संरचना का क्लास, और ये क्लास आपका क्या हो रहा है? कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो 9th का जो था इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको पढ़ना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे थे कंपटीशन के व्यूज़ है, लेकिन कंपटीशन के व्यूज़ आप पढ़ोगे तो किसी को आधार मान के चलोगे ना, जो कि अच्छी तरह से जहाँ पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक। अब चलेंगे नेक्स्ट बुक पे। चलिए आपको पिछले क्लास का आंसर आपको दिख रहा होगा, और आज जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको कृपया करके आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका जवाब कमेंट में दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।